हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बिफोर स्लीप 5 डे 3 में। मैं मनोज कुमार आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं और वो भी आपके एमसीक्यूज में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था, 5 टॉपिक्स 5 एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोगों का डेली बेसिस पर जो रिवीजन है करंट अफेयर्स का वो प्रॉपर तरीके से क्लियर होता रहे और साथ के साथ महीने के कम से कम 150 से लेकर के 200 टॉपिक कवर हो जाएं और साल के कम से कम 2000 से ऊपर टॉपिक कवर हों और जिसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट इसमें आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं बिना समय गवाए आपके आज के टॉपिक में डिस्कस करना चाह रहा हूं और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, तो आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरे मेल आईडी और ये है। और एम के लाइव कोर्स तो आप जानते ही होंगे। स्टडी IQ IAS में कोई भी हिस्ट्री ऑप्शनल का या जीएस का कोर्स परचेज करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये मेरा बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीपीटी को वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है प्रज्ञा सिस्टम को लेकर के। प्रज्ञा सिस्टम ये है क्या? प्रज्ञा सिस्टम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एआई सक्षम उपग्रह इमेजिंग प्रणाली है। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। यह वास्तविक समय निर्धारण निर्णय समर्थन प्रदान करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कृषि क्षेत्र में होता है। बताइए, क्या हो सकता है इसका कंसेप्ट? मैं देखिए समय ज्यादा नहीं गवा रहा हूं, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, आज का क्वेश्चन तो मैंने पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने दिया ही है। बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके जो लास्ट मैंने क्वेश्चन रखा है और सबसे लास्ट में मैंने जो इंपॉर्टेंट करंट मैंने आपको कंपाइल करके दिया है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट कि इस साल हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चन बन जाए। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग पूरी सीरीज को प्रॉपर तरीके से देखें। ज्यादा समय नहीं जाएगा, 15 से 17-18 मिनट मैक्सिमम पूरे वीडियो आपको जाएंगे, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक बार अगर पूरा वीडियो आपने कान में लगा करके सुन भी लिया तो समझ लीजिए आपका करंट अफेयर तो ऐसे ही तैयार हो गया। नोट्स बनाइए मत बनाइए, नोट्स तो मैं दे रहा हूं, लेकिन एक बार सुन लीजिए ढंग से। और लास्ट का जो क्वेश्चन है ना, वो अल्टीमेट होगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अल्टीमेट। एडवांस में मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूरा सुनिएगा वीडियो। तो इसके क्वेश्चन जो हैं अब आप समझ सकते हो, ऑप्शन 1 और 3, 2 और 4, 1 2 3 और सभी 4। बताइए। तो देखिए, एआई सक्षम इमेजिंग प्रणाली है। देखिए बिल्कुल ये रही आपका इमेजिंग सिस्टम है। तो पहला तो बिल्कुल क्लियर है, जिसमें इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा, इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ये आपको सोचना है कि वास्तव में इसे इसरो ने किया है या डीआरडीओ ने किया है, किसने विकसित किया है। दूसरा, वास्तविक समय रियल टाइम फिक्सेशन है। बिल्कुल ये सही है कि 1 3 और ये बिल्कुल सही है, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा एक चीज, या इसका प्रयोग मुख्यतः कृषि क्षेत्र में होता है? नहीं दोस्तों, इसका प्रयोग मुख्यतः कृषि क्षेत्र में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये अन्य क्षेत्रों में भी है। ठीक है ना? कैसे कैसे है देखिए, आंसर है 1 और 3। दूसरा भी इसका नहीं है, इसरो द्वारा विकसित नहीं किया गया है। देखिए ध्यान रखिएगा, यह एक एआई इनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। सैटेलाइट से आप गलती मत कर देना कि ये इसरो की है, बस ये ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। गलती करोगे कि रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट बेस्ड है, तो इसरो होगा? नहीं भाई, इमेजिंग सिस्टम है, ध्यान रखना, जिसका उद्देश्य है सिक्योरिटी एजेंसीज को रियल टाइम डाटा डिसीजन सपोर्ट देना। और इसको विकास किया है डीआरडीओ ने। विशेष केंद्र है इसका सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसके माध्यम से बनाया गया है। तो गलती आपको समझ में आ गई, इसका मतलब ये गलत हो गया। 1 और 3 बिल्कुल सही है। बाकी इसे किसने अभी लिया है? अभी हाल ही में आपकी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको लिया है। और ये एआई और सैटेलाइट इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है, रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट देता है, पैटर्न रिकॉग्निशन करता है, यानी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान करता है, और इंटरनल सिक्योरिटी पर विशेष तौर पर फोकस करता है। इंटरनल सिक्योरिटी हुई, बॉर्डर मॉनिटरिंग हुआ, काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हुई, सेंसिटिव एरियाज का सर्विलांस हुआ, उससे रिलेटेड ये ज्यादा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो है आपकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस से। तो पहला क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन। और पांचवा तो आप चलते ही हो, मैंने आज जानबूझ करके अल्टीमेट क्वेश्चन मैंने बनाया है एडवांस में, जो अभी करंट में आया भी नहीं है, फिर भी मैंने बना दिया है।
महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 2018 में हुआ। एक, इसका संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत गठन हुआ। यह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है और यह इसका गठन अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत हुआ है। कितने कथन सही हैं? ये बात तो अभी अच्छे से जानते हो कि इस समय महानदी के पानी को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में विवाद हुआ, इसलिए चर्चा में है। और बात आती है कि इसमें कौन-कौन से सही हैं? तो देखिए 2018 में हुआ, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 262 के तहत होता है, जिसमें अंतरराज्यीय जल विवाद को लेकर के प्राधिकरण गठन के प्रावधान है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करता है, ये थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज है। देखिए, इसका गठन तो किया है केंद्र सरकार ने, कानून बना करके किया है, सारी चीजें की हैं, लेकिन इसमें जो जज कार्य करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और इसका गठन जो विभाग का गठन हुआ है न्यायाधिकरण का, वो हुआ है आपके सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार। इसलिए ये सही भी हो सकता है और नहीं भी, कुल मिलाकर के। लेकिन यूपीएससी इसे सही मानता है, ठीक है ना। और इसका गठन अंतरराष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम के तहत 56 के तहत हुआ, बिल्कुल सही है। आंसर है इसके चारों, तो बिल्कुल सभी चार। देखिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच का विवाद है। कारण क्या है? देखिए, अमरकंटक पठार से ये नदी निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, ठीक है ना। कुल लंबाई 851 किलोमीटर है, जिसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा में 494 किलोमीटर बहती है। बात यह है कि ऊपर की जो धारा है उस पर छत्तीसगढ़ ने कई सारे बैराज और डैम बना दिए हैं, जिसकी पानी वजह से पानी का फ्लो रुक गया है। और फ्लो रुकने की वजह से क्या हुआ है कि उड़ीसा को लगता है कि निचले स्तर पर उसके लिए पानी की कमी हो रही है, खासकर हीराकुंड डैम प्रभावित हो रहा है। इस वजह से ये विवाद बढ़ा, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य है इंडस्ट्रियल इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में उद्योग और सिंचाई के लिए पानी की काफी मांग बढ़ी है, वहां पर डेवलपमेंट हुआ इसी वजह से। अब बात यह है कि ट्रिब्यूनल, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2018 में गठित किया गया। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के एक्ट 56 के तहत हुआ। अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होते हैं। उद्देश्य होता है राज्यों के बीच जल विवाद का समाधान करना। अभी हाल ही में ट्रिब्यूनल ने एक अंतिम अवसर दिया है कि दोनों राज्य मिलकर के 2026 मई तक इसका फैसला कर लें, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल फैसला देगा और जिसको मानना पड़ेगा। क्लियर है? ये रहा। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई वीजा को लेकर के। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, देखिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को लेकर के मैंने कंपाइल किए हैं और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ई वीजा, कौन सा कथन सही है? ई वीजा केवल हवाई मार्ग से ही लागू होता है। ई वीजा केवल भूमि सीमा पर लागू होता है। ई वीजा एयर, सी और कुछ लैंड आईसीपी पर लागू होता है। ई वीजा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों के लिए होता है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, ई वीजा केवल और केवल हवाई मार्ग के लिए, हवाई जहाज के लिए नहीं है। अभी हाल ही में आपके 14 सी पोर्ट के लिए इसको लागू किया गया है, 14 सी पोर्ट के लिए। इस वजह से ये तो गलत हो गया, भूमि सीमा वाला भी गलत हो गया, समुद्र के लिए हो रहा है, हवाई मार्ग के लिए हो रहा है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये तीनों सही हो सकते हैं और ये केवल डिप्लोमेटिक नहीं है भाई, ई वीजा कोई भी ले सकता है। आंसर सी, ई वीजा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 14 नई सी पोर्ट के लिए इसको जारी किया है, 14 एंट्री के लिए नोटिफाई किया है। कुछ सी पोर्ट अब ई वीजा एंट्री के लिए उपलब्ध हो गए। कुल मिलाकर के 14 इंटीग्रेशन इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनाए गए हैं, 14 114 एक टोटल मिलाकर के, ठीक है ना, जो एयर, सी और लैंड तीनों से संबंधित हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया सारी चीजें। ई वीजा क्या है? ये ऑनलाइन वीजा सिस्टम है, बिना एम्बेसी गए ऑनलाइन आवेदन करिए। ध्यान रखना, वीजा ऑन अराइवल अलग चीज है। वीजा ऑन अराइवल होता है कि आप अपने देश से चले आइए और हमारे यहां पर जो प्रमुख केंद्र हैं वहां जाकर के आप वीजा ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वहां पर ई वीजा का मतलब है ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन आपको परमिशन मिल जाएगी, आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवेलेबल कैटेगरी टूरिस्ट के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है, मेडिकल के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी, ट्रांजिट सिस्टम के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हो। डिप्लोमेट्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। और इस पर सीपोर्ट विस्तार क्यों किया गया है? 14 नए सीपोर्ट बनाए गए हैं क्योंकि हम क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, समुद्री पर्यटन को। विदेशी यात्रियों के लिए एंट्री आसान हो जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट, ट्रेड और टूरिज्म दोनों से हमें बेनिफिट मिल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। और इसके माध्यम से ध्यान रखिएगा, अभी जो बनाए गए हैं गुजरात के ये रहे बंदरगाह,
तमिलनाडु के आपके ये रहे बंदरगाह जिनको परमिशन दी गई है, आंध्र प्रदेश के ये रहे, और उड़ीसा का पारादीप और धामरा है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा कृष्णापट्टनम है, तमिलनाडु का गुड्डलूर नागपट्टनम और थुथुकुडी है, ठीक है ना, और गुजरात का अलंग है, बेदी है, बंदर है, भावनगर है, पोरबंदर है, हजीरा है, पीपावाव है और मांडवी है। इनको परमिशन अभी दी गई है टोटल मिलाकर के। तो मैंने आपके 3 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर दिए, अब आप समझ सकते हो। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है आपका ये रहा, सीजे माली पहाड़ियों में रेल परियोजना को लेकर के विरोध हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि खनन और अवसंरचना परियोजनाओं से पर्यावरण और जनजाति आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बताइए दोनों सही है कि नहीं है? तो देखिए सीजी माली पहाड़ियां अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा में सीजी माली की पहाड़ियों में वहां की जनजातियों ने रेल परियोजना का विरोध किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है, ये उड़ीसा का है वहां का। दूसरा क्यों विरोध किया है? क्योंकि रेल पहाड़ियों का केवल उद्देश्य केवल रेल बिछाने का नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, तो उससे खनन का भी प्रॉब्लम होगा। दूसरा वहां की जो नेचुरल वेजिटेशन है, हाथी हैं, वन्य जीव हैं, भूमि है, वन संसाधन है, इन सब का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो अडानी और अन्य कंपनियों को अलॉट किए जा चुके हैं। इसकी रेल परियोजना की वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा उनको नुकसान होगा। इस वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों बिल्कुल सही है, आंसर ए ये रहा। आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के। तो सिजी माली रेल लिंक विवाद, केंद्र सरकार ने नया रेल लिंक प्रस्तावित किया जो बॉक्साइट माइनिंग एरिया सिजमाली हिल को जोड़ना है। बॉक्साइट यानी कि आप समझ सकते हो एल्यूमिनियम वगैरह के क्षेत्र के लिए। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज ने इसका विरोध किया है, क्योंकि इसका उद्देश्य है मिनरल ट्रांसपोर्ट को आसान करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना। यह उनका वास्तविक उद्देश्य था, ठीक है ना। उड़ीसा में है, रायगढ़ और कालाहांडी के क्षेत्र में यह परियोजना है। सिजिमाली हिल यह क्षेत्र बॉक्साइट एल्यूमिनियम से समृद्ध है। माइनिंग राइट्स वेदांता ग्रुप और अडानी ग्रुप को यह ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसकी वजह से यहां पर ओपन कास्ट माइनिंग प्रस्तावित है कि खुले में माइनिंग हो सकती है। तो सारी चीजें आपकी हो गई। विवाद क्यों है? इसकी वजह से पर्यावरण को प्रॉब्लम होगी, वन संसाधन को प्रॉब्लम होगी, आपकी जैव विविधता को प्रॉब्लम होगी। अब आपकी जो जनजातियां हैं, उनके आदिवासी लोग हैं, उनके जो आजीविका है उनके खतरे में पड़ जाएगी। उनके डिस्प्लेसमेंट यानी कि उनके विस्थापन की समस्या खड़ी हो सकती है। लीगल और इथिकल इशू खड़े हो सकते हैं, यानी कि वैधानिक और नैतिक उद्देश्य, नैतिक मुद्दे हैं वो भी खड़े हो सकते हैं, जैसे विकास बनाम अधिकार का मुद्दा खड़ा हो सकता है। और गांव के लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन को भी रोक दिया है, क्योंकि पेड़ काट करके रास्ता उसका ब्लॉक किया गया। भाई ये नहीं होगा, वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर ये सब हो। अब आप समझ लीजिएगा, पर्यावरण बनाम विकास ये एक मुद्दा है। क्या इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता? आप लोग सोचिएगा, ठीक है ना। पांचवा, जिसका मैंने कहा था कि मैं आपको एडवांस में क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेरनोबिल आपदा, चेरनोबिल डिजास्टर एक इंसिडेंट हुआ था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह घटना यूक्रेन में हुई थी, यह परमाणु संलयन रिएक्टर की विफलता के कारण हुई थी, यह एक सुरक्षा परीक्षण के दौरान हुई थी। सही उत्तर चुनिए, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक और दो और सभी तीन। बताइए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये रही चेरनोबिल। अब आपको बता दें कि चेरनोबिल ये आज की घटना नहीं है, बल्कि ये यूएसएसआर से जुड़ी हुई घटना है, न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी हुई घटना है। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये यूक्रेन में हुई थी या रूस में हुई थी, ये आपको सोचना है। दूसरा, ये संलयन को लेकर के हुई थी, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये संलयन की नहीं थी, बल्कि विखंडन को लेकर के थी, आपके परमाणु विखंडन को लेकर के। ये ध्यान रखना। इसलिए ये पॉइंट तो आपका गलत है, यानी कि दूसरा जिसमें आ रहा है ये गलत है। ये आंसर आपका सही है, ये रहा एक और तीन, ये दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। संलयन तो अभी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, तो विखंडन हुआ ही नहीं था। चेरनोबिल एक्चुअली में एक और तीन बिल्कुल सही है। 26 अप्रैल 1986 को यह घटना हुई थी, तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र रिएक्टर संख्या 4 में। यानी कि देखा जाए तो हम कह सकते हैं उस समय
अपने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह जो है उसने यूएसएसआर ने रूस ने यूक्रेन में लगा रखे थे और वो यूक्रेन उसका पार्ट था। आज दोनों के बीच में दुश्मनी है। परीक्षण के दौरान जिसमें भारी मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण का रिसाव हुआ था, ठीक है ना। रिएक्टर की डिजाइन में खामियां, एक तो कारण ये था। दूसरा, मानवीय त्रुटि, सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया गया। तीसरा, अस्थिर परीक्षण परिस्थितियां, परीक्षण के दौरान रिएक्टर असंतुलित हो गया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई थी। और इसकी वजह से मानवीय और पर्यावरणीय प्रभाव बहुत ज्यादा हुए थे। हजारों लोग मारे गए थे, रेडियो एक्शन हुआ, साथ के साथ कितने लोगों को कैंसर हुआ, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। मानव हानि, शुरुआती बचाव करनी, अग्निशामक विकिरण से प्रभावित हुए, हजारों लोगों में कैंसर, दीर्घकालिक खतरा बढ़ गया। पर्यावरणीय प्रभाव, बड़े क्षेत्र में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल गया। लगभग 30 किलोमीटर के क्षेत्र को निषिद्ध घोषित कर दिया गया। और तो और चेरनोबिल के आसपास का जो एक प्रमुख शहर था, प्रप्यात शहर, पूरी तरह खाली कर दिया गया। आज उसे घोस्ट सिटी कहा जाता है, घोस्ट सिटी। और वैश्विक स्तर पर दुर्घटना के बाद में विश्व भर में परमाणु सुरक्षा मानक कड़े किए गए इसकी वजह से। और आईएईए के दिशा निर्देश मजबूत हुए, क्योंकि यही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज्यादा लगाया, समझ लीजिएगा। और अपनी सभी देशों ने अपनी परमाणु नीतियों को बदल दिया। और इसकी वजह से अल्फा, बीटा, गामा, न्यूक्लियस, सभी तरीके के आपके रेडियो एक्टिव जो आपके विकिरण हैं वो हुए। फॉलआउट हुआ, रेडियो धर्मी कण कण जो हैं वो बाद में धीरे धीरे जमीन पर गिरे और लोगों के शरीर को, जानवरों के शरीर को, फसलों को बर्बाद किया। और सीख इससे क्या मिली? हमें सुरक्षा, पारदर्शिता और आपदा तैयारी अत्यंत आवश्यक है। तो बताइए आज के ये 5 टॉपिक आपको कैसे लगे? और सबसे लास्ट वाला टॉपिक, मैंने पहले ही कहा, देखिए ये घटना 26 अप्रैल की है और अभी हम पढ़ रहे हैं 23 अप्रैल को। 3 दिन पहले मैंने आपको ये टॉपिक दे दिया है। मैं चाहता तो 26 अप्रैल को पढ़ा सकता था, लेकिन चूंकि आपके आज के पेपर में दिया हुआ है इसलिए आपको पढ़ना चाहिए करंट में साथ के साथ। इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जिसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नरित एआई। गुजरात पुलिस ने नरित एआई नामक प्रणाली लॉन्च की है, जो भारत की पहली एआई आधारित मादक पदार्थ जांच प्रणाली मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मादक पदार्थों को जांचने के लिए आपका इसका विकास किया है, गुजरात पुलिस ने इसको अपनाया है। ये ध्यान रखिएगा। पूरा नाम है नारकोटिक्स एनालिसिस आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। एआई बेस्ड टूल है ये, जो आपके नारकोटिक्स में बड़ा काम आ रहा है। गुजरात पुलिस ने इसको किया है। दूसरा, 837M, हाल ही में रूस ने 837M मिसाइल को भारत को बेचने का मंजूरी दे दी है। और ये एक कहा जाए कि हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे नाटो उस समय इसे कहते था, नाटो जिस समय सोवियत संघ था उस समय इसे कहता था AA-13 एक्सीडेंट कहता था। दुश्मन के विमान को दृश्य सीमा से परे मार गिराना, ऐसे विमानों को मार गिराना जो रडार की पकड़ में भी नहीं आते, उनको भी ये मार देता है। ये खास बात यही है इस मिसाइल की। ओके, ध्यान रखना। जैसे अवाक्स किलर, अवाक्स कौन होते हैं? एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, अवाक्स, यानी कि जो पहले ही आपकी गतिविधियों को पकड़ लेते हैं। बेहतरीन इस तरह के आपके रडार होते हैं, उनको भी डिटेक्ट करके उनको भी मार देता है। ये इस तरह की चीजें हैं। आपके ईंधन भरने वाले टैंकर विमान, उनको भी मार देता है, समझ लीजिएगा। युद्धक विमान, उनको भी मार देता है। बहुत लंबी क्षमता है, 300 से 400 किलोमीटर दूर जाकर के अटैक कर सकता है। विश्व की सबसे लंबी दूरी एयर टू एयर मिसाइल मारने वाले सबसे बड़ी मानी जाती है, एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है ये, सबसे लंबी दूरी की। क्योंकि हवा से हवा में मारने वाली आपकी 300-400 किलोमीटर की हो ही नहीं सकती। वो मुश्किल से 30, 40, 50, 100 किलोमीटर तक की हो सकती है। ये 400 किलोमीटर तक की है और इसकी स्पीड मैक 6 है, यानी कि हाइपरसोनिक है ये, हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है ना, जिसे रोकना या इंटरसेप्ट करना लगभग मुमकिन नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है आपका ध्रुजबा पाइपलाइन। अभी हाल ही में इसको खोल दिया गया है। यूक्रेन के रास्ते गुजरने वाली ध्रुजबा पाइपलाइन परियोजना की मरम्मत हो गई है और हंगरी और स्लोवाकिया के बीच रूसी तेल आपूर्ति फिर से शुरू होगी। यह विवाद यूक्रेन और हंगरी के रिलेशन के तनाव के कारण बढ़ गया था। जिस समय इसकी ये पाइपलाइन है वो बंद हो गई थी, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। इसे अब फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है। इसका निर्माण हुआ था 1890 में, वो सॉरी 1960 में।
यूएसएसआर ने इसका निर्माण किया था पाइपलाइन तेल की सप्लाई करने के लिए। अब ये चर्चा में क्यों आई? क्योंकि आप अच्छे समझ रहे होंगे कि इस समय वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में। पाइपलाइन और तेल की तमाम तरह की गैसों की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए इसको किया गया। और इसके माध्यम से सोवियत संघ से यूरोप के देशों के लिए तेल की आपूर्ति की जाती थी। अब ये किन-किन देशों को जोड़ता है, ये देखिए, रूस है, बेलारूस है, यूक्रेन है, पोलैंड है, जर्मनी है, हंगरी है, स्लोवेकिया है, चेक रिपब्लिक है। टोटल मिलाकर के 5500 किलोमीटर की और क्षमता 1.2 से लेकर के 1.4 मिलियन बैरल पर डे की इसकी सप्लाई लाइन की कैपेसिटी है। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं और मुझे बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।